पिछला हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग ने देखा था कि आखिर इस चैप्टर में यानी जीव जगत जो चैप्टर है, लिविंग वर्ड है, उसमें जीवन का मतलब क्या है। अगर जीवन को हमको परिभाषित करना है या डिफाइन करना है तो किस तरह से किया जा सकता है। और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा कि अगर इतने सारे जीव हैं तो उनका नामकरण कैसे किया जाए, नामकरण की क्या आवश्यकता होती है, यानी नोमेनक्लेचर की क्या आवश्यकता है। उसके अलावा इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना होगा कि इनका वर्गीकरण जो है यानी क्लासिफिकेशन जो है किन किन आधार पे करना होगा। और ये सारा चीज़ हम लोग बहुत कम समय में एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ताकि एक घंटा का लगभग 1 घंटा 50 मिनट के वीडियो में सारे टॉपिक कवर हो जाए, जो कि आपको एग्जाम के लिए आसानी हो। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट पॉइंट, केवल जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला यही हमारा सवाल उठता है कि जीवन क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव या जीवन क्या होता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग जिक्र किए थे कि किसी चीज़ को, लाइफ को डिफाइन करना है तो कुछ मुद्दे पर हम गौर कर सकते हैं। कुछ ऐसा टर्म है जिसपे बहुत सोचा समझा गया, विचार किया गया कि क्या इस चीज़ को जीवन का उद्देश्य माना जा सकता, माने जीवन के लिए ये ऐसा टर्म है जिसको अगर कोई जीव कर रहा है तो उसको लिविंग मान सकते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो नॉन लिविंग मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि कौन होता है ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में हम बोले थे कि बहुत सारे जीव जो होते हैं, यानी ग्रोथ जो होता है बहुत टाइप से होता है। कोई ग्रोथ जो होता है इंटरनल होता है, यानी आंतरिक ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। कुछ ग्रोथ जो होता है एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ ये बात निकल कर सामने आ रहा था कि जो इंसान होते हैं, यानी मनुष्य हो गए, एनिमल्स हो गए, यानी कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है। हमारे शरीर के अंदर भी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया जो चलती है, या जो भी हम खाना पीना खाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं। लेकिन वही जो हम दूसरी तरफ से देखा जाए तो बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जो उन पे बाहरी तरफ से, यानी बाहर से कुछ उस पर परतें जमने लगती है तो वो भी ग्रोथ करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग में भी जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ से होता है, लेकिन लिविंग में यानी जो जिंदा है उनमें क्या होता है, अंदर से होता है। तो ये वहाँ थोड़ा ये कंट्राडिक्ट आया, विरोधाभास आया कि लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है और नॉन लिविंग में भी। दूसरा था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को भी मेन आधार लिविंग का नहीं माना जा सकता, यानी जीवन का मेन आधार क्यों नहीं माना जा सकता। तो हम बोले थे बहुत से पृथ्वी पे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे खच्चर हो गया, बहुत सारे आप मनुष्य के बारे में ही सुने होंगे कि वो किसी भी कारणवश रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, कि अब कोई भी बायोलॉजिकल डिफेक्ट हो उस कारण नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि वो जिंदा हैं, जीव है, लेकिन कोई भी कारणवश वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब इसको नॉन लिविंग हम नहीं कह देंगे। तो ये भी जो है परफेक्ट जो है एक बेस नहीं है जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन करने वाला जीव होगा और नहीं करने वाला निर्जीव होगा। उसके अलावा हम देखे थे उपापचय बोले थे। उपापचय मतलब होता है यानी मेटाबॉलिज्म, मतलब कि हमारे शरीर में बहुत सारे लाखों भले हजारों बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा होता है। हम सो रहे होते हैं, जग रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा होता है, जिसके तहत हमारे शरीर को हमेशा एनर्जी मिलते रहता है। हमारा जो खाना खाया गया भोजन जो है वो पच रहा होता है, दोबारा हमें भोजन भूख लग रहा होता है, उसके बाद नींद भी आ रहा होता है। ये सारे प्रोसेस जो है एक प्रकार के बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता होता है, ना कि नॉन लिविंग में। तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट रूप से कह सकते हैं कि एक ऐसा टर्म है जिस पे हम लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा भी कोई डाउट नहीं है। दूसरा था संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी, यानी संवेदनशीलता का मतलब होता है कि आसपास कुछ भी हो रहा है उसके प्रति हमारा बिहेवियर क्या है, हम क्या एक्शन ले रहे हैं, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं। तो कि कोई भी बाहर में अगर घटना घट रहा है, इन्वायरमेंट में कुछ चेंजिंग आ रहा है, तो मात्र एक नॉन लिविंग जो है वो बाहरी इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन लिविंग जो होता है उसी को केवल बाहरी इन्वायरमेंट से मतलब होता है। जैसे हम बाहर में अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो हमको ठंडा लगने लगता है, वही बाहर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हमको गर्मी महसूस होने लगता है, जाके नहा लेते हैं। यानी कि बाहर में कुछ भी चेंजिंग हो रहा है तो हम उसके प्रति रिएक्ट कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं सेंसिटिविटी, यानी उसके प्रति हम जवाब दे रहे हैं, रिएक्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये केवल कौन कर सकता है, लिविंग कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों के आधार पर माना जा सकता है कि वैसे जीव जो कि जिनमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है और जो क्या कहते हैं सेंसिटिव होते हैं, या कह सकते हैं जो कि उद्दीपन की क्रिया कहते हैं, इसको बायोलॉजी में बोला जाता है, यानी स्टिमुलस।
तो उस चीज़ को बोला जाता है, वो जो कर रहे हैं वो लिविंग हो जाएंगे। और बाकी क्राइटेरिया भी शामिल है लिविंग का, मगर मेन आधार बेस जो होगा कि वैसे जीव जो कि सेंसिटिव होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति जो भी चेंजिंग होता है उसके प्रति रिएक्ट करते हैं, और जिनमें के शरीर की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, वो सारे के सारे लिविंग कहलाएंगे, ठीक है। और जिनमें ये नहीं होता है वो सब नॉन लिविंग। अब इन चारों टर्मों को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे नोमेनक्लेचर, उसके बाद हम देखेंगे टेक्सा यानी कि वर्गीकी, और उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि वर्गीकी को सहायता क्या है। ये मुख्य रूप से 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो पहला आ जाता है हमारा, यही है ग्रोथ। अब यहाँ देख सकते हैं कुछ दिखाया गया है। ग्रोथ जो होता है यहाँ ऊपर और नीचे दो तरह से दिखाया गया। ऊपर में लिखा गया है आंतरिक वृद्धि और नीचे में लिखा गया है बाह्य वृद्धि। यानी कि ऊपर है इंटरनल ग्रोथ, नीचे है हमारा है बाह्य ग्रोथ। इसका मतलब यही है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो जीव है, जो कि जिसे हम कहते हैं जीवित है, उनमें जो ग्रोथ होता है वो शरीर के अंदर होता है। यानी कि अंदर में जो हमारे सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। उस एनर्जी का प्रयोग करके वो अपने आप को 2 अलग अलग पार्टों में तोड़ती भी हैं। यानी कि सेल डिवीजन भी होता है, कोशिका विभाजन भी वहाँ होता है, और वो क्या करती हैं, अपने शरीर को इनलार्ज भी करती है, यानी कि उसको बढ़ाने का काम करती हैं। उसके बाद जब सेल डिवीजन होता है तो बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे भी होती हैं जो कि अपना सेल डिवीजन का काम छोड़ के, यानी जो अपना काम छोड़ के किसी नए टिश्यू में बदल जाता है, यानी नए ऊतक में भी बदल जाते हैं। तो कभी भी हमारे शरीर में ग्रोथ होता है तो 3 कारणों से होता है। पहला हो जाता है सेल इनलार्जमेंट, सेल डिवीजन, और तीसरा हमारा है सेल डिफरेंशिएशन। अब सबका इसका मतलब होता है कि सेल जो क्या करता है, हमारे अंदर जो इंटरनल ग्रोथ होता है, सेल के पास एनर्जी होता है, तो अपने आकार को यानी साइज को बढ़ाएगा, तब भी हमारा सेल ग्रोथ करेगा। और हमारा अंदर सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन लगातार कंटिन्यू, यानी सेल नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका की संख्या लगातार बढ़ रही है, तभी हमारा शरीर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। उसके बाद हमारे पास है सेल डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है, बहुत सारे सेल जो होते हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई सेल बन रहा है तो वो सेल क्या होता है, हो सकता है कि किसी और ग्रुप में शामिल हो जाती है, वहां से एक नए टिश्यू के रूप में बदल जाती है। जैसे हमारे पास कोई भी अंग होता है तो बहुत सारे, जैसे हार्ट बना है, नाक है हमारा, आँख है, कान है, जो भी चीज़ है, यानी पहले सेल डिवीजन हुआ होगा, बाद में ये सब जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो बने होंगे। यानी कैसे बने होंगे, कुछ सेल्स मिलकर अपना अलग कार्य में लग गए, वही मान लेते हैं कि कान कोई बना दिया, कोई नाक बना दिया, कोई हड्डी बना दिया। तो ये सब चीज़ होता है, उसी को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। यानी ये तीनों प्रोसेस जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इनके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल ग्रोथ होता है। लेकिन इसी के उल्टा देखा जाए कि जो निर्जीव होते हैं उनमें बाह्य ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। मतलब कि वो पत्थर रख दिए, उस पर तेज आंधी आ जाती, 2-4 बोरा बालू उस पर पड़ गया तो कहेंगे कि पत्थर इतना बड़ा ऊंचा हो गया। अगर वहीं पर 2-3 साल हम छोड़ दिए, कोई माटी भरते गया तो पता चलेगा वो पत्थर वहाँ था, वो क्या है, टीला एगो उठ गया है। तो वो जो ग्रोथ हो रहा है कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, रासायनिक कोई जैव रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, वो बाहरी पदार्थ उस पर जमा हो रहे हैं। इस कारण क्या है, उसका आकार बढ़ रहा है। तो सजीवों में आकार बढ़ने और निर्जीवों में आकार बढ़ने में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये हम जान गए। दूसरा है, तो यहाँ वही लिखा है, कोशिका विभाजन से लगातार वृद्धि होती है। उसके बाद कोशिकाएं जब एक काम छोड़कर दूसरे काम में लगकर नया ऊतक बनाती हैं, तब भी हमारा शरीर में वृद्धि होता है, या कोशिका अपना आकार बढ़ाती है तब भी हमारा वृद्धि होता है। यानी कि हमारे अंदर जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो सेल के अंदर होता है। यानी हमारे अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर हो रहा है। ध्यान देना है, क्या हो रहा है, सेल के अंदर। लेकिन जो नॉन लिविंग है उसमें सेल के अंदर नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, सेल होता ही नहीं है। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस सेल के अंदर नहीं हो रहा है उसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं बोलते हैं, यानी और उसको लिविंग भी हम नहीं बोलते हैं। तो लिविंग बोलने के लिए याद रखना है कि कोई भी प्रोसेस जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस वो सेल के अंदर होगा, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, लिविंग है। और जिसमें सेल ही नहीं है तो उसमें कोई भी प्रोसेस हो जाए उसको हम नॉन लिविंग ही बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल होता है कि अगर कोई भी हम क्या कर सकते हैं, जिसको विट्रो बोला जाता है,
या कह सकते हैं अलग से परखनली ले लेते हैं, उसमें हम कोई भी अंदर हमारे जो भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, जैसे भोजन का टूटना या माने टूटना या बनना, अगर बाहर में भी अगर एमिनो एसिड हम बना रहे हैं और कोई परखनली में बना रहे हैं, कोई टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं, तो कहेंगे कि हमारे अंदर तो बनिए रहा है और बाजार में भी प्रोटीन बन के आइए रहा है, तो कहेंगे वो भी तो क्या हुआ, लिविंग हो गया। तो ऐसा नहीं है। लिविंग हम बोल रहे हैं अगर बाहर में हम कोई प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में बना रहे हैं, तो वहाँ कोई भी लैब में अगर टेस्ट ट्यूब है यानी कुछ कोई चीज़ में जब आप प्रोसेस करा रहे हैं, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन उसको लिविंग नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो भी प्रोटीन बन रहा है, चाहे अमीनो एसिड हम बाहर में बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सेल के अंदर नहीं हो रहा है। तो लिविंग बोलने के लिए जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उस सेल के अंदर होना चाहिए, तब उसको लिविंग बोलेंगे। और जो अगर सेल के बाहर हो रहा है, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, यानी बाहर में हम ऐसा जो भी हमारे शरीर में रिएक्शन हो रहा है उस तरह का करवा रहे हैं, तो वो कहेंगे कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस तो है, लेकिन उसको हम लिविंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ सेल नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, केवल बायोलॉजिकल प्रोसेस बाहर भी करा देने से उसको लिविंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ सेल नहीं है। लिविंग बोलने के लिए सेल के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा तो उसको सेल बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। आगे है तो वही बोला है कि पहाड़ रेतीला, सिंपल है कि निर्जीवों पे बाहर में पहाड़ वगैरह पे बर्फ वगैरह जमता है तो आकार बढ़ते जाता है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर नहीं हो रहा है, तो ये निर्जीव है, सतह पर जम जाना, तो ये चीज ध्यान देना। तो वही कर है आगे हमने लिखा है वही जीवन में वृद्धि, तो बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होता है, ये हम जान गए हैं, और यह जीवन के लिए पर्याप्त है। निर्जीव में जो वृद्धि होता है कहाँ होता है, बाहरी सतह पे होता है, वो अंदर में नहीं होता है। अब आगे टॉपिक पे चलते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन यानी जनन। अब जनन को भी एक जीवन का आधार नहीं माना जा सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो लोग जिंदा है वही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वही जिंदा है। दोनों में अंतर है। लिविंग वही है, हम ये नहीं कह सकते जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं अगर रिप्रोडक्शन कोई कर रहा है वही लिविंग है, ये कभी नहीं कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो लिविंग हैं। दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लिविंग और नॉन लिविंग को बांट दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे नॉन लिविंग जीव होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे में खच्चर जो होता है, क्रॉस हाइब्रिड के मेथड से क्या होता है, जब एक घोड़ा होता है एक गधा होता है, दोनों का क्रॉस हाइब्रिड कराया जाता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, माने कि उसको कहते हैं संकरण कराया जाता है, तो जो खच्चर पैदा होता है वो शुरू से ही नपुंसक होता है। इस कारण क्या होता है, खच्चर किसी भी प्रकार का जन्म प्रक्रिया नहीं कर सकता है। वैसे ही इंसान में बहुत सारे ऐसे ही इंसान जन्मजात से ही इस कंडीशन में होते हैं, या कह सकते हैं उनके पास ये क्षमता नहीं होती है कि नए ऑर्गेनिज्म को वो जन्म दें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खच्चर को हम नॉन लिविंग बोल देंगे और जो इंसान बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है उसे नॉन लिविंग बोल देंगे। दोनों के दोनों लिविंग है, क्योंकि दोनों के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है तो वो क्या है, लिविंग है। लेकिन इसको ये बॉन्डिंग नहीं है कि आपको रिप्रोडक्शन करना ही करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है, माने जनन जो होता है उसका प्रकार क्या है। तो सबसे पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है कि इसमें हमेशा दो जनक, यानी कि जो दो जनक इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। एक को बोलते हैं हम मेल और दूसरा बोलते हैं फीमेल, यानी नर और मादा। तो यही कह रहा है कि इनमें जो होते हैं दो पेरेंट सेल काम करते हैं, एक नर एक मादा। तो उसमें क्या होता है दोनों में, और लैंगिक जनन जो होता है उसको करने के लिए हम दोनों जो है मेल और फीमेल दोनों जो हैं पेरेंट सेल हैं उनमें एक विशेष अंग दिया जाता है, यानी कुछ वैसे पार्ट डेवलप होते हैं जो कि लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि पहला तो ये याद रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें कि दो पेरेंट सेल्स क्या करते हैं आपस में माने कह सकते हैं कि आपस में क्या करते हैं, उनमें निषेचन यानी कि फर्टिलाइजर होता है, जिसके प्रति क्या करते हैं वो नए जीव को यानी कि जो नए ऑफ स्प्रिंग या कह सकते हैं कि नए संतति को जन्म देते हैं। अब इनको ये रिप्रोडक्शन करने के लिए उन दोनों में क्या होता है, एक कह सकते हैं दोनों में अलग अलग ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो यानी कि उसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए एक विशेष क्या है ऑर्गन होते हैं, किसमें भले सेक्सुअल में यानी कि लैंगिक जनन में। वहीं हमारा क्या होता है अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन वैसे जीवों में होता है जिनमें दो पेरेंट सेल नहीं होते, माने अलग अलग पेरेंट सेल नहीं होते हैं कि जो कि किसी जीव को जन्म देने वाले हैं। उसमें एक ही प्रकार के पेरेंट सेल होते हैं और उनमें
रिप्रोडक्शन के लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा ऑर्गन या कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेल नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, अपने ही शरीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, या कोई और भी कारण जैसे कि प्लेनेरिया हो जाता है, वो अपने आप को शरीर को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देता है, हर टुकड़ों से नया नया प्लेनेरिया जन्म लेता है। वही हम देखेंगे प्लाज्मोडियम के साथ भी वही होता है। उसमें के अंदर क्या होता है, बहुत छोटा छोटा मुकुल बनता है, यानी इसको बडिंग बोलते हैं। उसके बाद वो फटता है तो क्या होता है, एक बार में बहुत सारे प्लाज्मोडियम के जीवाणु बन जाते हैं। ईस्ट के साथ भी देखा जाता है, ईस्ट के शरीर पे क्या होता है, उभार आता है। ठीक है, तो ईस्ट के शरीर पे क्या होता है, छोटा छोटा उभार आता है, और वही उभार क्या होता है, एक नए जीव में बदल जाता है। जैसे कि हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, हाइड्रा होता है, ये सब क्या होता है, उनके शरीर से ही एक अंग निकलता है, और वो अंग जब स्टेबल हो जाता है लिविंग सर्वाइव करने के लिए, तो उस अंग से क्या होता है, बाहर निकल के चला जाता है, और दोनों क्या है, अलग अलग अपना जीवन जीने लगते हैं। इसके अलावा हम देखे होंगे ब्रेड पे जो होता है उसका जो रिप्रोडक्शन होता है स्पोर से यानी बीजाणु से होता है। ब्रेड के ऊपर देखेंगे कुछ ही समय में क्या होता है, बहुत सारे जीवाणु बीजाणु कह सकते हैं, बहुत सारा ब्रेड क्या होता है, एक ही समय में उसमें बहुत भूरा भूरा दिखाई देने लगता है। कारण क्या है कि ब्रेड जो होता है उस पर जो फफूंद लगता है या फंगस कह सकते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, और स्पोर्स क्या होता है, बीजाणु होता है, यानी कि जो भी वो होते हैं फंगस वगैरह, तो उनमें क्या होता है, एक बीजाणु धानु पाया जाता है जिसमें बहुत सारे बीजाणु होते हैं, और जब वो फटते हैं तो एक बार में सैकड़ों बीजाणु क्या होते हैं, ब्रेड पे गिरते हैं, और सभी सैकड़ों बीजाणु से अलग अलग फफूंद पैदा लेते हैं, और उनमें सभी अलग अलग जितना जमा हुए हैं सब में अलग अलग फिर से क्या होता है, बीजाणु धानु पैदा होते हैं, धानी पैदा होता है, और सब में क्या होते हैं, सैकड़ों बीजाणु फिर से बनते हैं, फिर से वो क्या होगा, परिपक्व होंगे, नीचे गिरेंगे, तो फिर से क्या होगा, अब क्या होगा, हजारों फिर से संख्या हो गया है, और वो फिर बड़ा होंगे तो फिर उसमें बीजाणु धनु निर्माण होगा। इस प्रक्रिया से क्या होता है, स्पोर्स रिप्रोडक्शन यानी कि बीजाणु धनु में काफी तीव्र गति से प्रक्रिया होता है। इसलिए हम घर में जो रखा हुआ हमारा ये होता है ब्रेड रखा हो गया, तो देखे होंगे कि ब्रेड जो है 1 से 2 दिन बाद खराब हो जाता है अगर नमी के संपर्क में है तब, क्योंकि वहां पर जो फफूंद रिप्रोडक्शन कर रहा है स्पोर्स के द्वारा कर रहा है वो काफी तीव्र गति से होता है। तो ये भी याद रखना कि जो भी एसेक्सुअल है ये सब जो है बहुत फास्ट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। लेकिन वही हम देखेंगे सेक्सुअल जो है इसमें रिप्रोडक्शन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। इसमें माता पिता होते हैं, 2 पेरेंट सेल होते हैं, और दोनों के बीच जो होता है एक प्रोसेस होता है, माने कि रिप्रोडक्शन होता है तो नए जीव उत्पन्न होते हैं, और दोनों में माता पिता को क्या होता है, इसमें स्पेशल क्या होते हैं, एक कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव सेल मौजूद होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें कोई स्पेशल अंग नहीं होता है, अपने शरीर के ही किसी भाग से नए जीव को निर्माण कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, यह लैंगिक जन्म। अब इसमें लिखा है कवक, अभी बताया बीजाणु धानी यानी कि स्पोर्स के द्वारा होता है। ईस्ट हाइड्रा क्या होता है, ईस्ट हाइड्रा में देखेंगे इस तरह से हाइड्रा होता है, तो ये इसका क्या है, एक भाग यहाँ निकल रहा है, ये भाग क्या होगा, जैसे तैयार हो जाएगा बाहर रहने के लिए तो कट के अलगे हो जाएगा, और दोनों से क्या होगा, नया नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार होता है प्लेनेरिया के बारे में बोले, एकदम चपटा होता है। 10th क्लास में फोटो है जिसका आँख खाली दिखाई देता है, तो पहला ऐसा जीव जिसमें आँख जैसी संरचना दिखाई दी थी वो प्लेनेरिया ही था। प्लेनेरिया को बहुत टुकड़ों में काट दिया जाए, सब टुकड़ा को फेंक दिया जाए, सभी से क्या होगा, एक नए नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे धारावाहिक आता है, मैंने सीरियल आते हैं, पौराणिक कथाएं, जिसमें कोनो को राक्षस को देखते हैं, जैसे रावण का था, एक कट सर कट रहा था, एक आ रहा था, यानी शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दो, सब शरीर फिर से क्या है, नया जीव बन जाए। तो वैसा ही होता है, प्लेनेरिया के साथ होता है, तो ये सब प्रोसेस हो जाता है। लेकिन रिप्रोडक्शन का बोल दिए कि जैसे अपवाद के बारे में बता दिए कि इसको मेन बेस नहीं माना जा सकता है कि सभी जीव रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी कि कुछ कारणों से नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लिविंग है। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है उपापचय। अब समझना है उपापचय को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। उपापचय में क्या होता है कि उपापचय को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये 2 प्रोसेस होता है इसमें, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी कि इसमें 2 प्रोसेस मिलकर बनता है। ये क्यों, कौन कौन बनता है, कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब हम भोजन करते हैं, तो आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़े हैं 9th 10th में, तो जब भोजन करते हैं तो भोजन के कण जो होते हैं वो थोड़ा जटिल होता है, जो मुंह में हम लेते हैं वो हमारे शरीर में मुख से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े में से टूटना शुरू हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। और नीचे जाके क्या होता है, पचने में कुछ समय लगता है, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैटाबॉलिज्म, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड, यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ब्रेकडाउन यानी छोटे छोटे टुकड़े में, यानी कि टूट जाता है किसमें, सिंपल सरल पदार्थ में या सरल टुकड़े में, उसे हम कहेंगे कैटाबोलिज्म, यानी कि इसको बोलते हैं हम अपचय। और वही चीज यह जब पूरे तरह से टूट जाते हैं तो ये आपस में जुड़ कर क्या करते हैं, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, यानी बहुत सारे आवश्यक चीज बनाते हैं जो हमारे ग्लूकोज ये सब बनाते हैं। तो वो प्रोसेस जब टूटने के बाद क्या क्या बनाते हैं, सब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि पहले तो ये क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में टूटे, उसके बाद सिंपल कंपाउंड में टूटने के बाद यानी सरल पदार्थ में टूटने के बाद फिर से ये दोनों एक होते हैं। अब फिर क्या होता है, फिर से आपस में मिल के ये ग्लूकोज प्रोटीन जैसे पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि पहले टूटे पार बाद में फिर से सिंपल कंपाउंड से क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण किए। इस प्रोसेस को कहते हैं एनाबोलिज्म, यानी कि उपचय। तो ये हो गया, यानी कि एक बार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड टूटता है, फिर सिंपल से फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल टूटा कैटाबोलिज्म, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना एनाबोलिज्म, और इन दोनों को मिला दिया गया तो मेटाबोलिज्म। इसके अलावा भी कैटाबोलिज्म देखा जाता है जब ग्लूकोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज से क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होता है, उस समय भी ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है। तो वो भी एक कैटाबोलिज्म प्रोसेस ही है। तो ऐसे प्रक्रियाएं जो होती हैं हमारे शरीर में बहुत सारी होती हैं, और सभी को मिला दिया जाए तो उसे उपापचय की प्रक्रिया या मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया कहते हैं। और ये केवल इंसान के मतलब जीवन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी के शरीर में होता है, और बाकी के शरीर में नहीं होता है। अब इसी में बोलेंगे पात्रे उपापचय इन विट्रो मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब यही हम बोले थे, अगर प्रयोगशाला में किसी परख नली में ऐसा रसायन यानी केमिकल मिला के इसी तरह का प्रोसेस कराया जाए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ा जाए, फिर उससे एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण किया जाए, तो क्या उसको हम लिविंग बोलेंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बाहर में करा रहे हैं। ठीक है, वहाँ प्रोसेस हो रहा है ऐसा प्रोसेस, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस तो है, यानी जैविक प्रक्रिया तो है, लेकिन वो क्या है, कभी भी उसको हम लाइफ नहीं बोल सकते हैं, जीवन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं हो रहा है। लेकिन यही प्रोसेस हमारे शरीर में जब होगा तो हम बोलेंगे उसको क्या है, सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए ये लिविंग है। तो बाहर में ऐसा प्रोसेस कराया जाए तो उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैविक क्रिया कहा जा सकता है, लेकिन जीवन उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर नहीं हो रहा है। यानी कुल मिलाकर मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, अगर सेल के अंदर हो रहा है तो वो लिविंग है, और सेल के बाहर हो रहा है तो नॉन लिविंग है। ठीक है, अब उपापचय में कह रहे जीवों का निरापवाद विशिष्ट गुण है। निरापवाद मतलब क्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि केवल और केवल लिविंग में ही होता है। यानी कि ये परफेक्ट हमारा डिफाइन करने का एगो हमारा क्या है, कह सकते हैं टॉपिक है, जिससे हम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि तथ्य है, टर्म है, जिससे कह सकते हैं कि ये लिविंग है अगर इसमें हो रहा है तो, इसमें नहीं हो रहा है तो ये लिविंग नहीं है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यानी कि सजीवों का कैरेक्टर है, यानी कि गुण है कह सकते हैं, वो हमारा है अगला संवेदनशीलता एवं चेतना, यानी सेंसिटिव एंड कॉन्शसनेस। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे भी जीव हैं, हम लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी चीज के प्रति रिएक्शन करते हैं। यानी ये चेतना जो है केवल सजीवों में होता है। जैसे हम क्या होता है कि अगर बाहर में हम चले, अगर नॉर्मल धूप भी ज्यादा होता है तो हमारे अंदर में क्या होता है, कोई ना कोई चेंजिंग आने लगता है। जैसे सूरजमुखी का पौधा आप देखे होंगे, सूरजमुखी का पौधा क्या करता है, उसका जो फ्लावर होता है, जैसे जैसे सनलाइट जो होता है डायरेक्शन चेंज करता है, उसका फ्लावर भी डायरेक्शन चेंज करता है। वैसे ही बाहर में अगर ठंडा, गर्मी, धूप, बरसात कुछ भी हो तो उसका असर जो होता है हमारे बॉडी पर होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बीमार भी कभी कभी पड़ जाते हैं, या उससे अकॉर्डिंग हम अपने को ढालने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अपने बारे में सोच रखना। यानी कि इंसानों में, मनुष्यों में हम जानते हैं कि हम अपने बारे में बहुत अपना केयर करते हैं, या अपने बारे में चेतना हमारे अंदर है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक सोच समझ हमको एक तरीका हमको पता है। बाकी ये निर्जीवों में जो होता है इस तरह का कोई भी चीज पाया नहीं जाता है। तो ये चेतना कह सकते हैं या सेंसिटिव कहते हैं, केवल सजीवों को प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं कि जो कि दीप्तिकाल यानी कि फोटो पीरियड उसको बोला जाता है, उस पर डिपेंड करते हैं कि कब ये मौसम आएगा तो वो उसमें रिप्रोडक्शन करेंगे। तो बहुत सारे जीवों का जो है समय निर्धारण होता है, यानी कि वो फोटो पीरियड के हिसाब से चलते हैं कि जब उनके अनुकूल मौसम आएगा तब वो रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो
सेंसिटिव है या कह सकते हैं कोई स्टिमुलस वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि पर्यावरण में कोई भी चेंजिंग होता आता है तो उसके प्रति हम रिएक्शन करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं। उस क्रिया को उद्दीपन कहा जाता है या स्टिमुली कहा जाता है। और जिस चीज़ के प्रति हम प्रतिक्रिया देते हैं या हम जिस चीज़ के प्रति रिएक्शन करते हैं उस चीज़ को स्टिमुलस या कह सकते हैं उद्दीपक बोला जाता है। जैसे हम सोए होते हैं और अचानक लाइट आ जाता है, तो लाइट जैसे ही आता है तो आँखों पर अगर लाइट पड़ता है तो हम क्या होता है, हमारा नींद खुल जाता है, आँख खुल जाता है। ये वास्तव में हुआ क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, अचानक लाइट आया जिससे क्या हुआ, हम उसके प्रति रिएक्शन दिए तो हमारी आँखें क्या होती है, खुल गई। तो उसी चीज़ को बोला जाता है स्टिमुली यानी उद्दीपन की क्रिया। तो ये केवल सजीवों में होता है, निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। निर्जीवों में कहीं भी आप रख दीजिए, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजिंग आएगा उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये सारा चीज़ जो है कि केवल और केवल सजीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब जैसे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे जीवों में क्या है, संवेदनशील है, यानी कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरण के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते ही हैं, ना कि सवाल नहीं है। देखे होंगे जैसे फिर क्या होता है कि और बहुत सारा इसमें देखे होंगे कि कोई अगर पौधा है, अगर उसको रख दिया जाता है अंधेरा रूम में तो जिधर से लाइट आता है जिस खिड़की की तरफ से, उधर से ही वो मुड़ जाता है। यानी फोटो उसमें क्या है, लाइट के प्रति क्या करता है, वो रिएक्शन कर रहा है। और हम और भी देखते हैं जैसे कि पौधे के जड़ होते हैं, तो जैसे ही हम पौधे रोपते हैं तो उसका जड़ जो होता है, जल जिधर होता है जमीन के अंदर, उधर की ओर मुड़ जाते हैं। यानी ये वो क्या कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ चेंजिंग हो रहा है, जो भी उनकी आवश्यकता है, उसके खिलाफ उसके प्रति क्या करते हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। इसी कारण वो क्या है, जिंदा है। और ये जो एक कैरेक्टर है केवल और केवल हमारे अंदर पाया जाता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। दीप्तिकल प्रभाव तो बोले कि बहुत सारे जीव हैं जो प्रजनन के लिए किस बात पे निर्भर करते हैं, तो दीप्तिकाल यानी फोटो पीरियड, यानी वो उनका जो समय होता है वो मौसम के अनुसार ही होता है। जैसे हम मेढक देखते हैं, मेढक के बारे में जानते हैं, उनका प्रजनन जो होता है सबसे ज़्यादा बारिश वाले मौसम में होता है। इसलिए हम देखते हैं बारिश वाले मौसम में खूब इधर-उधर मेढक उछलते कूदते रहते हैं, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, कहीं न कहीं मौसम पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है, उनको जल चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये जो है ये माने निर्भरता जो है, यानी कि इन्वायरमेंट के प्रति जो है उनका रिएक्शन है, यही हमारा सेंसिटिव कहलाता है, यानी स्टिमुली कहलाता है। उसके बाद स्वचेतना कह रहा है, सेल्फ कॉन्शियस, यानी हम स्वयं के बारे में अवगत हैं, हम स्वयं को जानते हैं। ये सब किस केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। हम अब अगला हमारा टॉपिक आ जाता है। टॉपिक क्या, कुल मिलाकर हम जितना चीज देखें उन सभी को मिला के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन बनता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव को कौन हो सकते हैं, जो कि अपना स्व प्रकृति बनाते हैं, यानी कि अपना क्या करते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं या डीएनए के कॉपी बनाते हैं, जिससे क्या होता है, नए जीव का निर्माण करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा हो गया ग्रोथ, यानी कि विकास, यानी जीवों के अंदर क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है, आंतरिक विकास होता है, या कह सकते हैं आंतरिक वृद्धि होता है। यह भी क्या है, जीवों का ही सजीवों का गुण है। अब उसमें सबसे है स्वनियमन, यानी कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में क्या होता है, को नियंत्रण करने के लिए हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस चलता रहता है, हम चाहें या ना चाहें। जैसे हमारा खाना पच रहा है, खून दौड़ रहा है शरीर में, हृदय का धड़कन चल रहा है, यानी कि शरीर जो होता है हमारे बॉडी को अच्छा अपने आप क्या है, कंट्रोल करता है। जैसे कि बाहर में कितना भी गर्मी हो जाए, चाहे कितना भी ठंडा हो जाएगा, हमारा शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर का अंदर का टेम्परेचर कभी डाउन नहीं होता है, बाहर में कोई भी टेम्परेचर अप डाउन होता रहे। इसी को कहते हैं स्वनियमन, यानी कि बाहर में कुछ भी घटे उससे मतलब नहीं है, हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस है वो क्या है, कंटिन्यू चलते रहते हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर जो है हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहता है। अप डाउन होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारा टेम्परेचर जो शरीर के अंदर है, जो लिमिट है 37 डिग्री सेल्सियस, उसी के आसपास हमेशा बरकरार रहता है, बाहरी चीज़ों पर ये निर्भर नहीं कर रहा है। यानी ये इसी को कहते हैं स्वनियमन। उसके बाद उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया कह रहे हैं, तो उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया का मतलब होता है, अभी बता दिए हम, कि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजिंग होता है, कोई भी ऐसा चीज आता है जिसके प्रति हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी उसके प्रति हम प्रतिक्रिया देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, उद्दीपन की घटना कहलाता है। यानी कि प्रतिक्रिया देना ही क्या कहलाता है, उद्दीपन। तो ये हमारे अंदर, यानी कि सभी जीवों में यही होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जीव स्व प्रकृति विकासशील और स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। यानी चारों चीजों की मिला दिया जाए आपस में, तो ये सजीव का एक डिफिनेशन निकल के आता है कि वैसा जीव जो कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे यहाँ कोई भी सजीव का एक प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ होता है, स्व प्रकृति बनाते हैं, उद्दीपन की प्रतिक्रिया करते हैं और स्वनियमन का कार्य होते हैं। स्वनियमन उन्होंने बता दिया कि वही है हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, जो कि हमारे शरीर के अंदर कंटिन्यू एकदम चलते आ रहा है, चलते रहता है, जो कि हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करके रखा है। इसको होम्योस्टेटिस भी बोला जाता है।
अब इसके आगे हमारा चलते हैं तो अगला टॉपिक आ जाता है कि कह रहा है कि जीव हमारे पास 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख के लगभग अभी तक जीवों का खोज हो चुका है। आगे भी खोज जारी है, आगे भी जीव अगर प्राप्त होते हैं तो उनको भी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जगह है जैसे कि वहाँ पर हम अभी तक नहीं पहुँच गए हैं, जैसे अंटार्कटिक हो गया, चाहे बहुत सारा सागर है, उसकी गहराई तक भी, सभी सागर की गहराई तक भी हम पहुँच नहीं पाए हैं। तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा क्रिएचर देखने को मिले, लेकिन अभी तक हमें जीवों की संख्या जो प्राप्त है करीब 17 लाख के आसपास है, यानी 1.7 बिलियन से एबव। अब कह रहे हैं कि मिलते रहते हैं और यही हमारा क्या होता है, इनमें सभी भिन्नता पाया जाता है, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब अगला जो हमारा मेन टॉपिक आता है, कहता है कि नाम पद यानी नोमेनक्लेचर। तो सबसे बात पहला होता है कि नाम पद्धति क्या है। तो बस जितने जीव हैं उनका नामकरण करना ही, यानी नाम देने के लिए कोई एक सिस्टम बनाया गया, उसे ही बोला गया कि नाम पद्धति। अब क्या होता है इसमें ध्यान देंगे तो बहुत सारे जीव जो है प्लांट्स हैं, मैंने प्लांट से भी क्या है एक प्रकार का जीव है, और हम लोग जो है एनिमल्स वो भी क्या है एक प्रकार के जीव हैं। अब इन दोनों का नामकरण के लिए क्या किया है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाया गया है। एक है ICBN, मतलब कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटॉनिकल ये नोमेनक्लेचर, एंड ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसको याद रखना है, फुल फॉर्म कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए। अब इन दोनों का काम क्या होता है, तो पहले मान लेते हैं कि एक बालक है, वो बालक अगर कहीं जाता है एडमिशन कराता है तो, या कहीं भी वो एक बालक है, उसका 4-5 गो नाम है। तो अब सिंपल बात है कि वैसे अगर समाज में हमारे पास बहुत बालक हैं जिनका 5-5, 6-6 गो नाम हो, तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे नाम कॉमन हो जाएंगे, या कोई कुछ और कह के बुला रहा है, कुछ और कह के बुला रहा है, हमको क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी है, वो क्या है, फ्रॉड है, अब अमेरिका में जाता है तो किसी और नाम से जा रहा है, कहीं और जा रहा है तो कोई और नाम चेंज कर रहा है। तो अगर सब जगह के लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे तो पता चल गया एक ही आदमी को क्या है अलग अलग नामों से जान रहे हैं, अलग अलग वहाँ पर जो उसका रिएक्शन है वो अलग अलग गुणों से जान रहे हैं, वास्तव में वो आदमी क्या है, एक ही है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या किया गया कि जितने भी जीव हैं उनको बोला गया कि नहीं ठीक है, एक जीव का एक ही नाम होना चाहिए, ताकि भी कहीं भी डिस्कवर हो, उसके बारे में कहीं भी अगर लिखा जाए तो बाद में अगर कोई पढ़ना चाहे तो एक बार में ही समझ जाए कि किस जीव के बारे में लिखा गया है। जैसे मेढक के बारे में आप जानते होंगे कि एक नॉर्मल मेढक होता है, तो उसका हम लोग खुद हिंदी अंग्रेजी में नाम जानते हैं कि कोई कहता है मेढक, कहता है भोजपुरी में बेंग बोला जाता है। अब यही जाके अमेरिका में हम बोलेंगे बेंग, तो बेंग वो समझेगा नहीं समझेगा। तो सिंपल बात है कि उसका भी क्या है, तो ऐसा सोचा गया कि क्यों ना हम एक साइंटिफिक नेम रखें, उसी नाम से क्या होगा पूरे विश्व में वो जाना जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया कि 17 लाख प्रजाति हैं, सबका अलग अलग नाम रखा जाए, मतलब 2-4 गो नाम रखा जाए तो करीब करीब 54-55 लाख तो नाम हो जाएगा। अब इनमें क्या होगा, स्टडी अध्ययन करने में क्या है परेशानी आएगा। तो सबसे पहले क्या किया गया कि इनका नाम रखने का कोशिश किया गया। तो उसमें जो है सबसे सफल और वैज्ञानिक माना जाए तो उनमें है कार्लोनस लिनियस, जिन्होंने कि द्विवी नाम पद्धति दिया। तो अब यही है क्यों किया जाता है, तो स्थानीय नाम देश और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं, जिससे भ्रम होता है। प्रत्येक जीव एक मानक वैज्ञानिक नाम होना आवश्यक है, ताकि भ्रम ना हो कि किस जीव के बारे में वहाँ बोला जा रहा है, और यह दोनों याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो कोई भी अगर जीव का नामकरण किया जाता है तो 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जीनस जीनस और एक होता है स्पीसीज, जीनस स्पीसीज। अब इस नामकरण में कार्लोनिलियस ने बताया कि सबसे पहले हम किसी जीव का जो होता है, जैसे नाम रखते हैं, जीनस का नाम लिखा जाता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वंश, और फिर बाद में होता है जाति। जैसे हर कोई का जो नामकरण होता है देखे होंगे कि उसका पहले एक नाम होता है, उसके बाद क्या होता है, एक टाइटल होता है। तो टाइटल हमारे कुल को बताता है। जैसे अब किसी का नाम होता है, जैसे विराट कोहली हो गया, चाहे आपकी महेंद्र सिंह धोनी ले लीजिए, तो धोनी जो हो गया उसका टाइटल हो गया, ठीक है, और एक मेन नाम हो गया। तो जैसे कि यहीं अब धोनी कहेंगे तो जाएंगे तो हम पता चल जाएगा कि धोनी के परिवार कौन है, माई बाप का नाम पूछेंगे तो एक क्या होता है, एक वंश बता रहा है, और एक प्रॉपर जो उसको नाम दिया गया है वह बताया जा रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जैसे क्या है, जीनस है। अब जीनस का मतलब है वंश, यानी किस वंश से वो संबंधित है, और जाति का मतलब होता है कि उस जाति में जितने लोग रह रहे हैं सब एक ही प्रकार के होंगे, सभी का गुण क्या है बहुत हद तक आपस में मिलते होंगे। जैसे हम लिख सकते हैं
होमो सेपियंस, जानते हैं क्या होता है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो होता है, इसमें होमो जो वर्ड होता है ये वंश होता है। होमो हमारा क्या है, वंश है। तो होमोनिड, होमो, बहुत सारे ऐसे जो है होमो वंश है। और सेपियंस क्या है हमारे पास, ये एक जाति दिखाता है। तो होमो सेपियंस जैसे हैं, जैसे दिमाग में आता है कि मनुष्य के जिक्र किया जा रहा है, तो मनुष्य में जैसे हम लोग आप जैसे लोग हैं वो सारे के सारे होमो सेपियंस हैं। लेकिन होमो यहाँ वंश है, यानी कि होमो वंश से रिलेटेड और भी कोई जीव हो सकते हैं जो आगे हम देख सकते हैं। लेकिन सेपियंस बोला जाएगा तो पर्टिकुलर समझना है कि केवल और केवल मनुष्य जाति के लिए बात किया जा रहा है। तो वैसे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, होमो वंश का नाम लिखते हैं, यानी जीनस का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, जाति का नाम लिखेंगे। तो जाति याद रखिए सबसे निचला स्तर होता है, और जाति में लगभग अधिकतम गुण क्या होते हैं, मिलते रहते हैं एक दूसरे से, जो जो उस जाति में शामिल है। जैसे हम बोल देंगे पैंथरा लियो, पैंथरा लियो मतलब होता है एक शेर। अब वहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम पैंथरा टिग्रिस होता है, तो ये सब जो होता है क्या है, तो पैंथरा क्या है, वंश है। अब लियो बोल दिया तो लायन ही होगा, यानी कि और कोई दूसरा उसमें जीव नहीं होगा, केवल जितने लायन आएंगे सब उसमें लियो में सब लायन ही आएंगे, यानी शेर ही आएंगे। लेकिन पैंथरा क्या है, वंश है। तो पैंथरा वंश से संबंधित और भी जीव हो सकते हैं, जैसे चीता होता है, बाघ होता है। तो ये सब जो होते हैं पैंथरा से संबंधित हैं। तो ये सब क्या है, एक ही वंश के हैं, लेकिन इनका जाति अलग है। बाघ का जाति अलग है, उसके लिए टिग्रिस इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हमारा शेर का अलग है, लियो इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है कि वंश जो है अलग अलग वंश, बहुत सारे अलग अलग वंश के लोग हैं जिनका हो सकता है कि जाति अलग अलग हो, तो उनमें क्या होगा, डिफरेंसेस ज्यादा पाए जाएंगे। अगर वंश के हिसाब से देखा जाए तो वंश में डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी कि मौलिक गुणों में क्या है, अंतर ज्यादा पाया जाएगा। लेकिन जाति में जो होगा मौलिक गुण में अंतर कम पाया जाएगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि एक ही वंश के हैं लोग तो वो आपस में क्या है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक ही जाति के जो अगर लोग हैं तो वो क्या करें, आपस में प्रजनन कर सकते हैं, यानी कि वो जनन कर सकते हैं। तो ह्यूमन जो होते हैं होमोसेपियंस, तो सेपियंस में जितने आते हैं मनुष्य वो आपस में क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन वही जो होता है कि होमो, ये वंश है। तो वंश जो होता है, होमो में और भी बहुत सारे जीव आते हैं, वो आपस में क्या कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि प्रजनन कर सकते हैं। केवल सेपियंस में आएंगे वही आपस में प्रजनन करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, अब नाम लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम बोले कि होमो लिखा जाता है, और जो पहला वंश का नाम होता है, माने होमो का जीनस का नाम लिखा जाता है, यानी वंश का नाम लिखा जाता है, और पहला लेटर जो होता है बड़ा अक्षर से लिखा जाता है। तो जैसे ही हम लिखेंगे तो एच ओ क्या लिखेंगे, होमो। अब दूसरा हमारा जो होता है स्पीसीज का नाम होता है, तो पहला लेटर के बाद सारे के सारे लेटर जो होते हैं स्मॉल लेटर होते हैं। तो हमारे पास सैपियंस जब लिखना है, होमो सैपियंस, तो यहाँ पर हम देखेंगे होमो और इधर क्या है, सैपियंस। तो ये हमारा क्या है, स्मॉल लेटर से। इसके बाद सारे लेटर जो होंगे स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, और सारे लेटर जो होते हैं इटैलिक अक्षर में लिखे जाते हैं लैटिन भाषा में। अब इटैलिक लेटर में इसलिए लिखा जाता है, तो इटैलिक लेटर जो होता है हाथ से लिखना संभव नहीं है। बहुत लोग लिख सकते हैं, बहुत से लोग का राइटिंग वैसा हैंड राइटिंग होता है, क्योंकि इटैलिक लेटर जो होता है तिरछा होता है। तो कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो इटैलिक तो हम लिख सकते हैं, देखेंगे ऑप्शन में नीचे दिया रहता है, बोल्ड आई करके लिखा रहता है। तो आई पे टिपेंगे तो लेटर क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है। लेकिन हमको हाथ से लिखना है तो हो सकता है तिरछा नहीं लिख पाए, तो जब नाम लिखते हैं तो अंडर नीचे की ओर क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। और दूसरा चीज हो जाता है, इसमें ध्यान यह रखना है कि हाँ, एक बोल रहे कि लैटिन भाषा में लिखा जाता है, तो बहुत जगह आप देखे होंगे कि लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इसका कारण क्या है कि लैटिन भाषा में ज्यादा चीज क्यों दिया रहता है कि लिखा जाता है। तो लैटिन भाषा जो है एक मृत भाषा होता है, यानी डेड लैंग्वेज उसको बोला जाता है। यानी उस भाषा का इस्तेमाल लगभग बंद हो चुका है, और उसमें अब कोई ना बदलाव की, मतलब कि उसमें अब कोई बदलाव होने की कोई चांस नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं हो है कि अब उसमें कुछ बदलाव होगा। इसलिए लैटिन भाषा दे दिया जाता है कि अगर नाम कोई रख दिए तो उस भाषा में अब कोई चेंज परिवर्तन होने वाला है ही नहीं, तो कभी भी आगे जाके कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन उसी भाषा में हो सकता है जो कि लगातार कंटिन्यू उपयोग में लाया जा रहा है। जो भाषा का इस्तेमाल ही बंद हो चुका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो लैटिन भाषा में लिखा जाता है, और इटैलिक अक्षर यानी कि तिरछा लिखा जाता है। अब तिरछा लिख नहीं सकते इसीलिए अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ सब नाम लिखने के बाद लास्ट में क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट डाल के यहाँ लिख देते हैं कुछ भी, यानी वैज्ञानिक का नाम लिख दिया जाता है, तो उसका वैज्ञानिक का शॉर्ट नेम लिखा जाता है। तो ये चीज हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है द्विनामपति। तो ये लिखने के लिए एग्जाम में गए तो यही लिखेंगे कि ये कार्लो लिनियस के द्वारा दिया गया था, जिसमें
जीनस और स्पीसीज को दर्शाया जाता है, यानी कि सबसे पहले वंश का नाम लिखा जाता है, उसके बाद स्पीसीज यानी जाति का नाम लिखा जाता है। और पहला लेटर जो होता है बड़ा अक्षर से दिखाया जाता है, उसके बाद सारे अक्षर जो होते हैं स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर से दिखाया जाता है। इसे लैटिन भाषा और इटैलिक अक्षर में लिखा जाता है। इटैलिक अक्षर में इसे तिरछा लिखा जाता है, और जब इसे हम अपने कॉपी पर हाथ से लिख रहे होते हैं तो चूंकि हमको इटैलिक में तिरछा लिखने में परेशानी होगा, इसलिए उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, वैज्ञानिक का नाम ब्रैकेट डालकर उसमें लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है मैग्नीफेरा, इसको मैग्नीफेरा भी बहुत लोग पढ़ते हैं, या मैग्नीफेरा या ये मैंजीफेरा भी लोग पढ़ते हैं। इंडिका ये क्या है, ये आम का नाम है, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ लिख दिया गया लिन, यानी कि सिंपल बात है, लिन यानी कार्लो लिनियस ने इसका खोज किया था। तो जो वैज्ञानिक नामकरण करते हैं उनका नाम ब्रैकेट में डाल दिया जाता है, क्योंकि मेथड कार्लो लिनियस ने खोजा था, लेकिन नामकरण तो आज तक चल रहा है कि नए नए जीव बनते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे जीव का नामकरण जो है कार्लो लिनियस ही कर देंगे। तो वो उन्होंने बस क्या है सिस्टम डेकोरेट किया था, मैंने खोजा था। अब कह रहा है इस नामकरण की प्रणाली कौन किए थे, तो कार्लो लिनियस ने सुझाया था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा या मैंजीफेरा भी बहुत लोग बोलते हैं, बता दिए। इंडिका और ब्रैकेट में क्या होता है, लिन, यानी कि कार्लो लिनियस ने इसका नामकरण किया था। अब इसके बाद होता है नामकरण के नियम, तो वही हम जो बता दिए, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और इटैलिक यानी तिरछे अक्षर में लिखे जाते हैं। इसमें दो घटक होते हैं, पहला वंश यानी जीनस का नाम होता है, दूसरा जो नाम होता है जाति यानी स्पीसीज का नाम होता है। तो फर्स्ट वर्ड वही अंग्रेजी में वही हो गया। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ लिखा है कि बड़े अक्षर कैपिटल, यानी पहला जो अक्षर होता है वो बड़ा होता है, बाकी के सारे अक्षर छोटे होते हैं। लेखक यानी ऑथर्स नाम, तो अंत में क्या होता है, लेखक का संक्षिप्त नाम लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया है, तो इतना याद कर लेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, जो कि सेकंड लास्ट टॉपिक कह सकते हैं, ये जो है टॉपिक जो है ये कह रहा है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो बात होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होता क्या है। तो वर्गीकरण में होता है किसी भी चीज को उसके गुण के आधार पे, समूह के आधार पे, माने गुणों के आधार पे अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि हमारे पास बहुत सारा सामान हो गया, उसको अलग अलग समूह में बांट रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते आ रहे हैं 10th से 12th, नर्सरी से 11 12 तक पढ़ गए हैं, तो हो सकता है सारे किताब बेच चुके होंगे, लेकिन अभी भी अगर 9 10 होकर बुक रखे होंगे तो वो एक क्रम में सजा के रखे होंगे, क्योंकि 11th में अब चले गए हैं आप, तो सिंपल है कि अभी 9 10 का बुक का इस्तेमाल कम करते होंगे, तो अगर टेबल है उसी पे सजाए होंगे तो 9th वाला बुक अलग होगा, 10th वाला अलग होगा, 11th वाला अलग होगा। कारण इसका क्या है, कारण यही है कि अगर एक ही में रख देंगे तब तो आपको जरूरत जब पड़ेगा तो हो सकता है कभी खोजने में परेशानी हो जाए। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, आप अलग अलग समूह में बांट देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी शॉप पे जाते हैं, शॉप पे हम जाएंगे तो क्या हो गया, हम बोलेंगे कि बिस्किट चाहिए। अब बिस्किट जो होता है बहुत टाइप्स का आता है, एक कुत्ता को खाने वाला भी आता है जो इंसान नहीं खाते हैं, तो वो आता है। फिर बच्चों को के लिए भी बहुत सारा आता है, तो बहुत बच्चे नमकीन बिस्कुट खाते हैं, बहुत क्रीम लगा लगा के खाते हैं। बहुत लोग क्या कहते हैं कि नहीं हमको शुगर फ्री बिस्कुट चाहिए। ये बहुत सारे बिस्कुट का प्रकार है। अब दुकानदार उसको क्या करता है कि बिस्कुट का एक कॉलम ही होता है, एक साइड में ऐसा कॉलम, जैसे यहाँ ये तो दूसरा चीज दिखाया गया। इस तरह अगर शॉप है तो क्या करता है, एक तरफ केवल बिस्कुट होता है। अब बोलिएगा कि हमको मीठा वाला बिस्कुट चाहिए, तो वो जाएगा जो मीठा बिस्कुट होगा वो निकाल देगा। कहीं क्रीम वाला दीजिए तो जाएगा कहीं से क्रीम वाला निकाल के देगा। अब मान लीजिए वो दुकान में क्या है, इस तरह से वो क्या है सजा के नहीं रखा है। आप गए बिस्कुट मांगे, अब एक दुकान में बहुत सारा होता है, उनमें दलमोट भी है, निमकी भी है, शैम्पू भी बेचता है, साबुन भी बेच रहा है, सब कुछ बेचता है, सब खबड़ा कर रखा है एक में। अब आप जाकर बिस्कुट, तो उसको खोजते खोजते पता चलेगा कि क्या है, 4 ग्राहक भाग गया। तो इस कारण से क्या है, उसको आसानी हो, जल्दी जल्दी से अपना दुकानदारी चलाए। तो क्या करेगा, सभी सामानों को क्या होता है उसके गुण के आधार पर, यानी कि जो उसका क्वालिटी है, यानी उसका जो पहचान है, उसके आधार पे अलग अलग समूह में, अलग अलग डिब्बा में, ब्रैकेट में दुकान पे देखे होंगे सब रखता है। वैसी कॉस्मेटिक दुकान पे जाएंगे तो वहां भी देखेंगे, अगर सेम जहां परफ्यूम रखा है तो एक कॉलम में परफ्यूम रहता है, दूसरा में नेल पॉलिश है तो नेल पॉलिश ही केवल रहेगा, टिकुली बिंदिया है तो टिकुली बिंदिया रहेगा। तब ये हम क्या है देखते रहते हैं कि अलग अलग हर जगह हमको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। जब हम दैनिक जीवन में क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण गुणों के आधार पर अलग अलग करते हैं, तो सिंपल बात है, जहाँ 17 लाख प्रजाति हैं, 17 लाख जीव पाए जाते हैं, वहां तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको अलग अलग समूहों में रखा जाए, ताकि हमको बाद में उसके बारे में जानकारी लेने में, अध्ययन करने में आसानी हो। इस कारण से क्या है, हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है।
ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि कुत्ता भी स्तनधारी है। तो यहाँ कहा कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सुविधाजनक वर्गों में रखा जाता है, यानी अलग अलग जीवों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। इनके वर्गों की वैज्ञानिक शब्दशाली को टेक्सा कहा जाता है। अब समझना है, टेक्सा का जो होता है प्लुरल फॉर्म टेक्सॉन होता है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि ध्यान देना होगा कि गुणों के आधार पर, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है डॉग्स, मैमल्स, एनिमल, यानी जो है कुत्ता भी एक क्या है, स्तनधारी है, प्राणी है, एक एनिमल में आता है, ठीक है। इधर है कि पौधा गेहूं जो है सभी अलग अलग स्तर के होते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जब जीवों का वर्गीकरण होगा तो उसको एक क्रम में बांटा जाता है। ऐसा क्रम में बांटा जाता है कि जैसे मान लेते हैं होमोसेपियंस, पहला अगर होमोसेपियंस है तो एक समूह हुआ जिसमें मनुष्य केवल आ रहे हैं। जस्ट इसके पीछे जाइएगा तो होमोसेपियंस के बाद ऐसे जीव का समूह रखा जाएगा जो कि मांसाहारी होते हैं, मांस भी खाते हैं। फिर ऊपर जाएंगे तो ऐसे जीव का समूह होगा जिसमें क्या है कि सभी जीव स्तनधारी होंगे। अब मनुष्य को जो है, तो मनुष्य जो है तो होमोसेपियंस में भी आ जाएगा। अब उसमें मांसाहारी में देखिएगा तो बहुत सारे मांसाहारी में भी आ जाएंगे। उसके ऊपर जाएंगे तो हम क्या मनुष्य जो है स्तनधारी में आ जाएगा। उससे ऊपर जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी के हिसाब से बांटा जाएगा, किन जीवों में रीढ़ की हड्डी होता है, तो मनुष्य उसमें भी आ जा रहा है। यानी अलग अलग समूह बना रहे हैं, लेकिन मनुष्य क्या है, अलग अलग समूहों में भी आ रहा है। तो हर समूह क्या होता है, अपने आप में एक टेक्सा कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। अब जाति में रखिए, होमोसेपियन वंश आता है, फिर गण आता है, कुल आता है। इस तरह से जब एक क्रम होता है तो हर क्रम, हर समूह जो है एक टेक्सोन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आगे पर, अब यही है कि आगे चलते हैं तो यहाँ देखते हैं वर्गीकृत संवर्ग बोला है कि टेक्सोन की कैटेगरी। तो करे सबसे निचला स्तर जो होता है जाति होता है, यानी जो सबसे निचला स्तर होता है, कहने का मतलब जाति में जिसमें सबसे ज्यादा मौलिक गुणों में समानता पाया जाता है। जैसे हम बोले कि सेपियंस जो है जैसे इंडिका वो आम का है, तो सेपियंस जो है, तो जितने मनुष्य जाति सेपियंस में आते हैं उनमें क्या होता है, काफी ज्यादा समानता पाएगा, वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इतना समझिए। उसके ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो इसको क्या होता है, वंश, कुल, गण और वर्ग, ये मध्य स्तर होते हैं। और सबसे बाहरी स्तर संघ लिखा हुआ है, विभाग या जगत बोल दिया जाता है, यानी उचला स्तर में जाएंगे इसमें सारे जीव आ जाते हैं। अगर जंतु जगत बोला जाएगा तो जितने भी एनिमल्स हैं, कुत्ता, बिलाई, खरगोश, ये सब मनुष्य जाति सब इसमें आ जाएंगे। अब सिंपल है कि जगत में अगर पहुंच गए तो जिसमें कुत्ता भी आ रहा है, खरगोश भी आ रहा है, गधा भी आ रहा है, बैल भी आ रहा है, उसमें इंसान भी आ जा रहा है, तो यानी कि इनमें जो है समानता जो है कम पाया जाएगा, यानी भिन्नता ज्यादा पाया जाएगा। वही जाति में क्या है, समानता ज्यादा पाया जा रहा है। यानी निचले स्तर से जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाते हैं, ऊपरी स्तर की ओर वर्गीकरण में, तो हमारे भी समानताएं कम पाई जाती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो समानताएं एक दूसरे में क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। अब हम उसको आगे की ओर देखने चलते हैं। अब इस तरह से जगत दिखाया गया है मनुष्य के बारे में। तो मनुष्य जो है सबसे पहले अगर ऊपर से देखा जाए सबसे नीचे किस में है, सेपियंस में है। अगर इसका वंश देखा जाए तो होमो है, फैमिली है। अब इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे होमोनिड है, फिर जाएंगे गण, गण क्या है, प्राइमेटा है। उसके बाद मैमेलिया यानी स्तनधारी है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी है, पाया जाता है, मानी उस हिसाब से संघ विभाग में डाला गया है। जगत है, उसमें एनिमिलिया है। अब कहने का मतलब सेपियंस जो है, जाति जो है, इसमें केवल मनुष्य ही आएंगे, लेकिन जस्ट ऊपर होमो गए हैं तो होमो में केवल मनुष्य आएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। फिर उसके बाद होमोनिड है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे जीव आएंगे जो कि उसमें बहुत सारे जो जो जिसमें होमो है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये सारे जीव जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एक दूसरे में शामिल होते जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसा ऊपर जाते जाएंगे तो हमारे बीच जो समानताएं हैं कम होती जाती हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो समानताएं जो है बढ़ती जाती हैं। तो ये हमको याद रखना है। खैर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इसका अगला हम पार्ट ए आगे की ओर चलते हैं। यही अब देखेंगे। अब यहाँ से आगे देखते हैं। वर्गीकृत संवर्ग और सहायता के साथ,
तो वर्गीय समर क्या है, तो कह जीव जगत में विविधता को समझने के लिए टेक्सोनोमी एक व्यवस्थित विज्ञान है। यह वर्गीय समर को पदानुक्रम यानी वर्गीय की सहायता साधनों का परिचय है। पदानुक्रम मतलब होता है हेरारकी। अब देखिए इसका मतलब होता है, यहाँ पर डिफिनेशन है, वर्गीकरण एक एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। सोपान मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी आपने देखा होगा, तो सीढ़ीदार जो संरचना होती है उसे सोपान बोला जाता है। तो कह रहा है एकल माने एक ही सीढ़ी टाइप प्रक्रम नहीं है, ये क्या है, पदानुक्रम सोपान होते हैं। अब दोनों का मतलब समझना होगा। एकल मैंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि कोई जीव को लिख दिए तो एक ही क्रम में वो केवल शामिल है, ऐसा नहीं है। उसका गुण जो है, अगर जैसे जैसे हम वर्गीकरण के सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे तो हो सकता है एक ही जीव जो है अलग अलग समूहों में भी वो शामिल हो सकता है, यानी एक ही बार में किसी जीव को एक श्रेणी में नहीं बांटा गया है। तो कह रहा है यह वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, इसे पदानुक्रम यानी हिरार्की बोला जाता है। सोपान को होते हैं, प्रत्येक सोपान एक क्या होता है, यानी हर सीढ़ी क्या है, अपने आप में एक टेक्सोन होता है, याद रखेंगे। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को दर्शाता है, सभी समर मिलकर वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। अब यहाँ प्रत्येक समर वर्गीकरण का एक इकाई को दर्शाता है, जिसे टेक्सोन कहते हैं। कहते मतलब जितने क्रम आएंगे, जैसे हम बोले थे स्पीसीज, गण, कुल, वंश, ये सब आएंगे, सभी के सभी क्या है, समूह अपने आप में एक टेक्सोन होते हैं। तो उसका टेक्सोन का अगर परिभाषा पूछेगा तो यही कहेंगे कि अलग अलग गुणों के आधार पर जो अलग अलग समूहों में जीवों को बांटा जाता है, तो हर समूह अपने आप में एक टेक्सोन होता है, ये हमको लिखना होगा। अब आगे की ओर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल। अब यहाँ से देख लिया था कि सबसे निचला स्तर हमारा क्या है, जो है यहाँ नीचे नहीं थी, यहाँ स्टार्ट किया है। तो सबसे निचला हमारा जाति ही होता है। सबसे देखेंगे सबसे समान गुण वाला कौन सा होता है, जाति। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो इसमें क्या होगा, अब इसमें जातियों का समूह होता है, तो यानी कि वैसे जातियों को इसमें शामिल किया जाएगा जिनके कुछ ना कुछ गुण आपस में मिलते होंगे। अब वो वंश में आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, वंशों का समूह होता है, यानी वैसे वंश शामिल होंगे जिसका गुण आपस में मिलता होगा। अब जैसे ही नीचे में आएंगे तो इसमें क्या होगा, फैमिलियों का समूह होता है, उसे गण कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आ जाएंगे तो जो भी फैमिली होगा, ठीक है, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि जितने भी फैमिली जो आपस में होंगे उनका अगर समानता आपस में पाया जा रहा है तो उनको किस में रखा जाएगा, गण में रखा जाएगा। और लास्ट में हमारा आ जाता है, सभी गणों को मिलाकर जगत बना दिया जाता है, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब इसमें क्या होता है, जितने प्लांट है सब आ जाएंगे, और जितने एनिमल किंगडम में जितने जंतु हैं, वो एनिमल्स हैं, सभी आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, एक सीढ़ीदार संरचना बनाया गया है। अब कह रहा है जाति क्या है, स्पीसीज क्या है। तो स्पीसीज मतलब यही समझना, एक ही स्पीसीज के जो भी जीव शामिल है एक समान स्पीसीज में, वो सभी के सभी आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और उनमें सबसे अधिक समानता पाया जाता है। तो कह रहा है वर्ग जीवों का वह वर्ग जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा समानताएं होती है, उसे स्पीसीज कहते हैं। और कारकीय भिन्नता के आधार पर एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, ये बाद में जो लिखा गया है वही उसका स्पीसीज नाम है, इंडिका। फिर है सोलमन ट्यूबरसम, यह क्या है, आलू का साइंटिफिक नेम है। फिर पैंथरा लियो, ये क्या है, शेर है। होमो सैपियंस को है, मानव है। पैंथरा टिग्रिस, तब यहाँ देख सकते हैं ये दोनों जो दे रहा है, यहाँ दे रहा है पैंथरा लियो और यहाँ दे रहा है पैंथरा टिग्रिस। तो टिग्रिस क्या है, बाघ का जाति है, जाति बाघ टिग्रिस जाति से बिलोंग करता है, अब शेर लियो से करता है, यानी इन दोनों का जाति अलग है लेकिन दोनों का वंश देखेंगे सेम है। तो यही हम बोले थे कि अगर अलग समूह में बटा जाए तो टिग्रिस यानी बाघों का एक समूह बनाया जा सकता है, अगर वही वंश के आधार पर समूह बनाएंगे तो शेर और बाघ दोनों ही उसमें आ जाएंगे। तो यानी कि बाघ जो है वंश के हिसाब से समूह बना रहा है तो शेर वाला में भी शामिल हो जा रहा है, और अगर जाति के हिसाब से बनाया जा रहा है तो टिग्रिस वाला में भी शामिल हो जा रहा है, यानी कि दोनों में शामिल हो रहा था। इसलिए हम बोले थे कि एक ही जो है पदानुक्रम यानी हायरार्की का मतलब यही था कि एक ही जीव जो है, ऐसा नहीं है कि एक क्रम में पहला अगर सीढ़ी पे एक जीव को रख दिया गया तो दूसरे सीढ़ी में जब हम समूह बनाएंगे तो उसमें वो शामिल नहीं हो सकता, उसमें भी शामिल हो सकता है, इसलिए उसको पदानुक्रम बोला जाता है। तो बाघ जो है, तो इस हिसाब से क्या है, तो कह सकते हैं टिग्रिस जो है वो भी अपने आप में क्या है, एक टेक्सोन है, यानी जाति भी क्या है, अपने आप में टेक्सोन है। वंश के हिसाब से रखेंगे तो वो भी क्या है, अपने आप में एक टेक्सा है। तो यह है। अब आगे हम इसका और एग्जाम्पल देखेंगे अभी, जैसे अब यहाँ पर समझाया गया है वंश। अभी जाति देखें तो टिग्रिस, लियो, ये सब क्या स्पेशल जाति था। लियो में जो लोग आएंगे केवल लियो के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनमें मौलिक समानताएं बहुत ज्यादा हो सकती हैं। और वंश में आएंगे तो वंश में हम देख सकते हैं कि वंश में यहाँ लिखा गया है शेर, चीता, बाघ, यानी सभी के सभी क्या है, एक ही वंश से संबंधित है, लेकिन वही एक ही स्पीसीज के नहीं है ये लोग,
यानी कि जो शेर है, शेर के साथ ही उसका रिप्रोडक्शन होगा, जो टिग्रिस है, टिग्रिस के साथ ही होगा, यानी बाघ का बाघ के साथ, चीता के साथ। सभी क्या है, अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन सभी का खानदान माने वंश क्या है, एक ही है। यहाँ दिया हुआ है जैसे कि आलू, ट्यूबरसम, इसमें क्या दे रहा है कि आलू और टमाटर के लिए दे रहा है, फिर बैगन का दे रहा है क्या है, मंगेला, यानी कि इन दोनों का, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, आलू, तीनों का क्या है, एक ही प्रजाति से ये लोग बिलोंग करते हैं। यानी टमाटर, बैगन और आलू, तीनों का जाति क्या है, सेम है। भले जाति जो है अलग अलग है, लेकिन वंश सबका क्या है, सेम है। तो ध्यान देंगे, तो टमाटर को उगाना है तो हमको टमाटर के बीच ही संकरण कराया जाएगा, और यही हमारा क्या है, आलू है तो आलू अलग है, तो यानी आलू और टमाटर में क्या है, जाति की सबसे तो भिन्नता है, लेकिन इनमें क्या है, एक ही वंश के ये सब होते हैं। तो वंश एक में, ये तीनों एक ही समूह में आते हैं। उसके बाद फेलिस वंश दिया हुआ है, तो यानी बिल्ली कह रहा है कि फेलिस वंश में आती है। पैंथरा से क्या है, भिन्न वंश है, यानी पैंथरा तो सिंपल है, वो पैंथरा क्या है, अलग वंश है, ये फेलिस अलग वंश है। लेकिन बाद में हम देखेंगे आगे जाके, जब फैमिली की बात करेंगे, चाहे गढ़ की बात करेंगे, तो फेलिस और पैंथरा दोनों एक ही में आ जाएगा। तो फिर से ध्यान देंगे कि यहाँ वंश है, यानी कि इसमें वैसे समूह आते हैं जिनकी जातियां अलग होती हैं, और कुछ समानताएं होने के कारण अलग अलग जातियां हैं, और उनमें कुछ समानताएं आपस में मिल रही हैं, जिस कारण से उन्हें एक ही वंश में डाल दिया जाता है। तो चीता, बाघ और शेर, इनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं, इस कारण इन्हें एक ही वंश में डाल दिया गया है, लेकिन उतनी भी समानताएं नहीं पाई जाती हैं कि उन तीनों को एक ही जाति में रखा जाए। वहीं आलू, टमाटर, बैगन, इनमें भी क्या होता है कि कुछ समानताएं पाई जाती हैं, इसलिए एक क्या होता है, एक ही वंश में डाला गया, लेकिन उतना भी समानता नहीं पाया जाता कि एक ही जाति में डाल दिया जाएगा। उसी बात बिल्ली के बारे में बात है, तो कह रहा है कि वंश संबंधित स्पीसीज एक वर्ग आता है, का एक वर्ग है जिसमें गुण या अन्य वंश की स्पीसीज से अधिक समानता होते हैं। यानी कि ऐसे स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज में अगर कुछ और समानता मिल रहा है, यानी कि ज्यादा समानता नहीं मिल रहा है, कि यानी कि स्पीसीज अलग अलग है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ गुण और ज्यादा अधिक मिल रहे हैं, तो उनको एक वंश में डाल दिया जाता है। अब आगे है कुल। अब कुल का मतलब यही हुआ कि अगर वंश के बाद कुल आ रहा है, तो यानी कि वैसे जीव आएंगे जो कि अलग अलग वंशों से संबंधित होंगे, लेकिन उनमें आपस में कुछ हद तक समानताएं मिलती होंगी। वो सब क्या आएंगे, एक ही कुल में आएंगे, एक ही फैमिली में आएंगे। तो कह रहे सोलोनासिया में क्या होता है, ये क्या है, एक कुल है, इसमें कौन है, सोलोमन, पिनुटिया और डेटोरा, तीनों क्या है, वंश इस कुल में है। इसमें फ्लेडा कुल बताया गया है, तो इसमें देखिए, जब वही बोले थे कि बिल्ली और अलग था, फेलिस में आ रहा था, और ये बाघ किस में आ रहा था, पैंथरा में, दोनों का वंश अलग था। लेकिन जैसे ही हम प्राणी कुल की बात, फैमिली की बात करते हैं, तो बिल्ली और शेर, चीता, बाघ सब एक ही क्या है, परिवार के सदस्य हैं, मगर वही क्या है, उनमें भिन्नता जैसे जैसे बढ़ते गया, अंत में क्या है, अलग अलग प्रजाति वो बने, अलग अलग वंश में आए, लेकिन उससे पहले क्या थे, ये एक ही परिवार के सदस्य थे। जब हम आगे और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी डीपली पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि आखिर इन जीवों में ये भिन्नता आया कैसे, ये एक ही परिवार के होने के बाद अलग अलग आखिर कैसे हुए होंगे, आखिर कुछ तो कारण होगा। फिर यहाँ है कुल, कैनेडिया है, फिर कह रहा है कुत्ता, कुल में आता है, फेलाडी से भिन्न है, यानी कि कुत्ता जो है बिल्ली से अलग परिवार का सदस्य है। अब हो सकता है आगे जाएंगे तो कुत्ता और बिल्ली एक में आ जाए, तो यानी कि ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, भिन्नताएं बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद आता है गण। तो गण होता है, यानी अलग अलग बहुत सारे कुल हो सकते हैं, उन कुलों में, जिन कुलों में कुछ हद तक समानताएं पाई जाती हैं, उनको किसमें रख दिया जाता है, गण में रखा जाता है। अब जैसे यहाँ लिखा गया है पादप कुल, तो पादप कुल का कुछ नाम लिखा गया है, जैसे कॉन्वो, लुएसिया, सोलानेसिया और पोलेमोनियल्स। ये क्या है, गण है, यानी ये फूलों यानी पुष्प के आधार पर रखा जाता है कि किसके पुष्पों का क्या कैरेक्टर है, तो उस आधार पे क्या होता है, इन लक्षणों के आधार पे अलग अलग गण विभाजित किया गया है। वही प्राणी कुल जो है, अलग अलग प्राणी कुल कौन से हैं, तो इन सभी को, ये सब क्या है, पहले कुल थे, इनको एक ही गण में रख दिया गया। फेलाइडी, कैनेडी, ये सब क्या है, एक कुल, दोनों क्या थे, पहले से एक कुल थे, ठीक है, लेकिन इन दोनों में समानताएं पाई जाती हैं, इनको कार्निवोरा में रखा गया, क्योंकि दोनों में जो आने वाले थे मांसाहारी जीव थे, इसलिए इनको कार्निवोरा गण में रखा गया। तो याद रखेंगे, इन दोनों समूहों को मिलाकर, यानी दोनों कुल को मिलाकर क्या बनाया गया, एक गण बनाया गया, जिसको बोला गया कार्निवोरा, यानी कि ये दोनों मांसाहारी के हिसाब से कार्निवोरा में डाल दिया गया, क्योंकि ये दोनों को, जैसे इसमें कुत्ता आ रहा था और इसमें ज्यादा देर से पैंथरा, बिल्ली उल्ली सब आ रहा था,
तो उन एक ही कुल के सदस्य थे। अब इन दोनों को कुल को मिला दिया, यानी कुत्ता को और इसको दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया, कार्निवोरा। वहीं हमारा ये दोनों क्या है, कॉन्वोलुसिया एंड सोलानासिया को मिला दिया गया तो एक गण बन गया जिसको नाम बोलेंगे पोलेमोनियल्स। तो यानी ये कौन है, पुष्प के आधार पे, यानी पुष्प के कैरेक्टर के आधार पे एक गण बना दिया जाता है। अगला जो आएगा तो यानी कि यही सब जो गण है, तो जिन गणों में यानी जिन ऑर्डर में समानताएं ज्यादा पाएंगे उनको एक ही वर्ग में रख दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे गण का नाम दिया है, यानी प्राइमेट्स। प्राइमेट्स यानी कि प्राइमेटा में हम लोग भी आते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट्सा में कौन आ रहा है, याद रखेंगे ये सब जो ऑप्शन दिया है सभी के सभी गण हैं, ठीक है। तो कार्निवेरा यानी प्राइमेट्स, तो प्राइमेट में इंसान भी आते हैं, गोरिल्ला भी आते हैं, बंदर भी आते हैं, गिब्बन भी आते हैं, ये सभी क्या है, एक ही वर्ग किसमें है, मैमेलिया में आते हैं। वही कार्निवोरा में अभी हम देखे थे बाघ बिल्ली कुत्ता भी डाल दिया गया था, तो बाघ बिल्ली कुत्ता को मिला के कौन सा वर्ग बनाया गया, मैमेलिया, यानी सब के सब क्या है, स्तनधारी है। तो मैमेलिया यानी कि ये दोनों जो गण है कार्निवोरा है जो मांसाहारी थे, और प्राइमेट्स जो कि इंसान बंदर गोरिल्ला थे, इन दोनों में क्या है कुछ हद तक समानताएं पाया गया। दोनों के शरीर पे क्या होता है, कह सकते हैं बाल होता है। दोनों क्या करते हैं, जो स्तनधारी हैं, यानी कि सभी स्तनधारी हैं, यानी सभी बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये सभी के माने बच्चे को जन्म नहीं, मतलब कह सकते हैं कि स्तनधारी का मतलब जिनके स्तन ग्रंथियां जिनमें पाए जाते हैं, तो वो सभी के सभी किस वर्ग में आ जाएंगे, मैमेलिया के अंदर में आ जाएंगे। तो आगे आप देखते हैं जैसे बहुत सारे वर्ग को मिला के क्या किया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। तो यही संघ फाइलम है। तो यानी कि अब जिनमें अब देखिए नोटोकोड होता है, ठीक है, और एक रीढ़ की हड्डी होता है, यानी जिनमें क्या होता है, जिन जीवों में पहले से नोटोकोड उपस्थित होता है जो कि तंत्रिका तंत्र बनाया जाता है और बाद में रीढ़ की हड्डी भी बनता है। तो जिनमें ये होता है रीढ़ की हड्डी, उन सभी को किसमें रखा गया है, संघ में रख दिया जाता है। यानी जितने भी जंतु आसपास देख रहे हैं, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, सब में हम देखते हैं सांप, सरीसृप, ये सब क्या होते हैं कि अलग अलग क्या है, इनमें जिनमें अगर रीढ़ की हड्डी पाया जा रहा है सभी के सभी किस में आ जाएंगे, हमारा संघ में आ जाएंगे। लेकिन वही रीढ़ की हड्डी नोटोकोड वगैरह जो होता है पादप में नहीं पाया जाता है, तो इसके लिए एक डिवीजन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सभी पौधों को जो होता है एक संघ में रख दिया जाता है। अब इसमें बहुत सारे देखे हैं कि दिया हुआ है रेप्टाइल्स वगैरह, तो उसके बारे में दिया गया है, ठीक है, जंतु के बारे में। तो जितने भी जंतु वगैरह हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा उनको किस में रख दिया जाएगा, फाइलम यानी संघ बनाया गया है, यानी उसको कोर्डेटा यहाँ लिखा हुआ है। इन सभी में क्या होता है, पृष्ठ जो यानी नोटोकोड पाया जाता है जो कि पृष्ठीय खोखला तंत्र का आधार कोर्डेटा संघ में रखा गया है। यानी सिंपल जिसमें नोटोकोड पाया जाएगा वो सभी के सभी किस में आएंगे, तो सभी के सभी फाइलम्स में आएंगे, यानी कि संघ में आएंगे। और पादप के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, संघ। अब इसी का सबसे उचला स्तर जो होता है, सभी जगत बात किया गया है, तो एनिमेलिया, यानी कि जब जितने संघ हैं एनिमेलिया में रखा गया है। ऑल एनिमल्स, जितने को हम जंतु बोलते हैं, यानी जो घूम फिर सकते हैं, जितने जीव हैं वो सभी किस में आ जाते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी वगैरह पाया जाता है, सभी के जीव मछली वगैरह जितना भी है सबके सब किस में आ जाएंगे, हमारे पास जंतु जगत में आ जाते हैं, ठीक है। उसी बाद हमारा क्या है, पादप है। तो पादप में कौन कौन आ जाएंगे ना, सिंपल है, जितने पौधे हैं पृथ्वी पर सभी के सब किस में आ जाएंगे, पादप जगत में आ जाएंगे। तो अभी तक हम ने देखा कि नीचे से जैसे बढ़ते हैं, जाति से ऊपर आते हैं तो वंश, वंश से आते हैं तो कुल, कुल से ऑर्डर, ऑर्डर से हमारा वर्ग यानी क्लास, उसके बाद फाइलम यानी संघ, और सबसे ऊपर जाते थे। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे थे देख रहे हैं कि भिन्नताएं ज्यादा पाई जा रही है। जैसे कि हम लोग एक ही मैमल्स मैंने स्तनधारी में शेर, बाघ, कुत्ता सब मैमल्स है, लेकिन हम में उनमें जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। अब जैसे हम निचले क्रम में जाएंगे तो जाते जाते स्पीसीज आएगा जहाँ की मनुष्य केवल एक ही प्रकार के जितने जीव है वो एक ही स्पीसीज में आते हैं। तो अब जैसे जैसे नीचे क्रम में जाते जाएंगे तो आपके पास समानताएं बढ़ती जाती है, ऊपर में आएंगे तो समानताएं घटते जाती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में हम देखें कि ये बस इसी तरह से लिखा गया है, नाम किस तरह है, तो वंश क्या है, होमोनिड हम लोग का फैमिली है। अपना याद रखना है कि मनुष्य किस में आता है, होमोनिड, हम लोग प्राइमेट्स में आते हैं, यानी मैमेलिया है, यहाँ कोर्डेटा है। अब इधर से ये हो गया हमारा ये टॉपिक। अब यहाँ पर एक बार फिगर से समझ लेंगे, ये क्या है, हमारा कह सकते हैं स्पीसीज है, यानी कि हमारा स्पीसीज है, इसमें सभी के सभी क्या है, रहे मनुष्य रहे हैं। अब इसमें दिया है वंश, यानी कि यहाँ आलू दिया है, टमाटर, बैगन, यानी कि सभी क्या है, अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन एक ही में क्या रखा, इनको एक ही वंश में रखा गया है। वंश का नाम है सोलोनोमन। उसके बाद पैंथरा है, तो यहाँ देख सकते हैं एक बाघ लिखा है, टाइगर है, टाइगर और लायन है,
दोनों क्या है, अलग अलग जाति हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, एक ही वंश में रखे गए हैं। आगे जैसे देखते हैं फैमिली आता है, तो फैमिली में देखेंगे कि क्या है, ये अब यहाँ तक ये दोनों एक ही वंश के बाघ, ये दोनों तो एक ही वंश के थे, लेकिन एक ही वंश में यानी एक ही जीनस में कौन था, ये बिल्ली वगैरह इसमें शामिल नहीं था। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो दोनों के दोनों हम देख सकते हैं एक ही फैमिली में दोनों को रखा गया है। अब वही आगे बढ़ते हैं तो कार्निवोरा में देखेंगे, ये वाला ऑर्डर की बात करते हैं, तो यहाँ प्राइमेट्स में देख सकते हैं चिंपांजियन जो है, जो ना का हम कहते पूर्वज है, तो चिंपांजी या मनुष्य को एक ही गण में रखा गया है, और वहाँ बिल्ली उल्ली को क्या है, एक ही कार्निवोरा में रखा गया है, क्योंकि मांसाहारी होते हैं। और वही वर्ग आ जाता है, तो वर्ग क्या है, ये हम नाम दिए मैमेलिया, यानी कि इसमें जो भी स्तनधारी हैं सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी बाघ हो, चिंपांजी हो, कुत्ता हो, मछली हो, बेंग हो, बेढक हो, सबके सब इसमें शामिल कर गया है, एक ही क्लास के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर हमारा फाइलम है, तो फाइलम में देख सकते हैं यानी कि जिनमें नोटोकोड यानी रीढ़ की हड्डी पाया जा रहा है। स्तनधारी के बाद हमारा लास्ट में संघ आता है जिसमें नोटोकोड पाया जा रहा है, तो उसमें देख सकते हैं सारे जीव जो है, मछली, यहाँ गेंडा है, ये सभी के सभी क्या है, एक ही संघ में आ रहे हैं। और बाद में किंगडम में बढ़ जाता है, तो यहाँ सिंपल है, पौधों के लिए अलग होता है, इसके लिए अलग चैप्टर है, जब उसमें पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ अलग किंगडम में बढ़ जाता है, तो एक प्लांट बनता है और एक एनिमल किंगडम बनता है। तो देख सकते हैं कैसे कैसे हमारा क्या है, समूह बढ़ते जाता है। यानी कि पहले अलग अलग स्पीसीज था, बाद में एक ही वंश में अलग अलग स्पीसीज वाला आ गया। अब ये जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर फैमिली आया, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसमें जीव की संख्या बढ़ते जाती है और भिन्नताएं कम होती जाती हैं। और जैसे ही उधर से आ रहा है तो सब छटते जा रहा है, छटते छटते क्या बच रहा है, स्पीसीज बच रहा है। इसमें स्पीसीज में जो है भिन्नताएं कम होती हैं, समानताएं ज्यादा होती हैं। अब इसके अलावा कुछ देर का और टॉपिक रह गया है, जिसमें है हर्बेरियम। देखिए तो क्या होता है कि अभी लगातार हमारे पास जो है खोज चलता रहा है, ठीक है। अब खोज होने के कारण क्या है, हमारे पास लगातार कह सकते हैं कि नए नए जीव भी मिलते जाते हैं। तब उनको जानकारी एकत्रित करने के लिए उनके बारे में क्या है, आंकड़ा कैसे निकाला जाए, ताकि उसको आगे हम किस समूह में रखेंगे, मानी कि उसके बारे में जानकारी कैसे उपलब्ध कराया जाए, उसको किस तरह से हम आखिर कैसे अध्ययन करते हैं, इसलिए उसको क्या होता है, कुछ प्रोसेस अपनाया गया है, जिसको कहते हैं वर्गीकरण की सहायता के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं कि वर्गीकरण में कैसे हम ये थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। अब सबसे है हर्बेरियम, तो हर्बेरियम कुछ नहीं होता है, यहाँ दिखाया गया है कि एक हर्बेरियम मान लेते हैं। हर्बेरियम में क्या होता है, कोई भी अगर पादप वगैरह का पत्ती वगैरह मिलता है तो जी किसी का खोज करते हैं, तो उसके पत्ती वगैरह को या पुष्प को क्या करते हैं, सुखा के और के एक बहुत सारे के मैंने किसी चीज से बहुत दिन तक तो क्या होता है, अंदर दाब के उसमें रख दिया जाता है यानी कि अब वो सूखने तक। तो कह रहे वनस्पति संकुल में पौधे के नमूने को कागज के शीट में पर क्या करिए, सुखाकर और किसी चीज दबाकर रख दिया जाता है। इन विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण, यानी कि जो भी वर्गीकरण का मापदंड है उसके साथ उस हिसाब से इसे व्यवस्थित किया जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम गए कहीं गए जा रहे हैं, जो लोग खोज करता है, अगर उन नया पौधा मिलता है तो उसके पौधे के पुष्प या पत्ती को क्या करते हैं, सुखा कर एक कागज में रखकर उसे दबा दिया जाता है, उसको सुरक्षित रख दिया जाता है। और उस पर क्या होता है, एक लेबल लगा होता है जिसमें कब उसको एकत्रित किया गया था, यानी कब उसको निकाला गया था, खोजा गया था, वह तिथि लिखा जाता है, फिर कहाँ मिला वो, फिर वैज्ञानिक का नाम, फिर कुल एकत्रकर्ता, इस सब का नाम उसमें लिख दिया जाता है, डिटेल लिखा जाता है कि कौन इसके खोज करता है, इन्होंने किस स्थान में मिला था, कब मिला था, ये सब जानकारी उस पर होता है। तो हर्बेरियम जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार का संग्रहालय ही होता है, जिसमें किसी पौधे को, जो भी पौधा अगर प्राप्त होता है तो उसके पत्ती या पुष्प को क्या करते हैं, सुखाकर कागज से ढक के रख दिया जाता है दबाकर, और उसमें एक लेबल लगा दिया जाता है, और लेबल पे क्या होता है, खोजकर्ता, स्थान आदि का नाम उस पर लिखकर छोड़ दिया जाता है ताकि बाद में कोई भी जाए तो उसके बारे में अध्ययन करने में उसको आसानी हो। फिर आगे अगला जो आ जाता है हमारे पास है वनस्पति उद्यान। तो वनस्पति उद्यान का मतलब होता है गार्डन कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के जीव पौधों का संग्रह किया जाता है। जैसे हर्बेरियम में हम देखते हैं पत्ती वगैरह का संग्रह किया जा रहा था, लेकिन यही उद्यान वनस्पति उद्यान यानी कि बोटेनिकल गार्डन का मतलब है, इसमें अलग अलग जीवित पौधों को क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। प्रत्येक पौधे पर वैज्ञानिक का नाम, कुल लेवल लगा होता है। तब जैसे हम गार्डन वगैरह में जाएंगे तो जहाँ भी ये सब रहता है तो वहीं पर अगर पौधा है तो वहीं पर कहीं चिपकाया रह सकता है। उस पर क्या होता है, जो खोज करता है चाहे जो भी उसका नामकरण करता है उसके बारे में जानकारी उस पौधा पर रहेगा। तो कभी टूर वगैरह जाता है ऐसा जगह तो जाके देखेंगे तो एक कागज पर लिखा रहता है,
उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या क्या मैंने उसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त है, वो सब लिखा रहता है कि कौन वैज्ञानिक खोजे हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ गार्डन है जिसका नाम याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। क्यू गार्डन इंग्लैंड, यानी विश्व प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान, ये कहाँ है? इंग्लैंड में है। उसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। फिर दूसरा है NBRI लखनऊ, यानी कि ये क्या है, एक मशहूर कह सकते हैं वनस्पति उद्यान है। उसके बाद आता है म्यूजियम, यानी कि संग्रहालय। अब संग्रहालय जो होता है, इसमें जो होता है कि जीव मृत शरीरों को रखा जाता है, यानी वनस्पति संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों में स्थापित किए होते हैं। इनमें प्रसिद्ध पौधे और प्राणियों के नमूने अध्ययन के लिए जाते हैं। बहुत सारा ऐसा कॉलेजों में भी देखने को मिलेगा कि क्या होता है, बहुत सारा ऐसा बोतल रहता है, उसमें क्या मरा हुआ किसी चीज का छिपकली का खाल, ये सब मतलब चाहे बहुत समुद्री जीव होते हैं जिनको क्या होता है किसी घोल में रखा जाता है ताकि वो ज्यादा दिन तक खराब ना हो। इसमें मनमृत जीवों का क्या होता है, संग्रह किया जाता है। तो वही लिखा है कि नमूने सुरक्षित घोल में के जारों में रखे जाते हैं, कीटों को डिब्बे में पिन लगाकर रखते हैं। कोई प्राणी जैसे पक्षी या स्तनधारी को मानी भरकर सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ कंकाल भी देखने को मिला जाता है, यानी जो भी मृत जीव हैं उनके अवशेष को ऐसे जो भी म्यूजियम होते हैं संग्रहालय में रखा जाता है। अब उसको किसी घोल में रख सकते हैं जाकि ज़्यादा लंबा दिन रहे, चाहे कंकाल वगैरह भी देखेंगे ऐसे कॉलेज वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा कॉलेज में जाएंगे तब भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं टांग के ऐसे रख दिया जाता है। और फिर यहाँ पर है, आगे जाएंगे देखेंगे हमारा होता है चिड़ियाघर। तो सिंपल है, चिड़ियाघर सबको जानता है। यहाँ पर बहुत सारे कोई प्राकृतिक जगह पे भी बनाया जा सकता है, नहीं तो अपने से भी इस तरह का चिड़ियाघर बनाया जाता है जहाँ की सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और उसमें हम घूमने जाते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि उनका रहन सहन कैसा है, क्या है। तो चिड़ियाघर इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी जाकर उसके बारे में जान सके कि कोई जीव का रहन सहन कैसा है। उनके लिए अलग अलग मांसाहारी जानवर भी वहाँ देखने को मिलेंगे, पशु पक्षी सब मिलेंगे और सभी प्रकार के पशु पक्षियों के हम रहन सहन देख सकते हैं। तो उसे बोल सकते हैं चिड़िया घर जिसे बोला जाता है। तो यहाँ क्या है, जिंदे जीव मिलेंगे और संग्रहालय में क्या है, मृत शरीर को रखा जाता है। अब कह रहा है कुंजी क्या है, तो कुंजी या ध्यान रखेंगे, कुंजी और फ्लोरा दो चीज आता है एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला तो फ्लोरा हम बता देते हैं, किसी भी क्षेत्र में जितने भी पौधे वगैरह हैं और जहाँ हैं वो उसकी जानकारी को एकत्र करने का नमूना को ही बोला जाता है फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या है, कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में उपस्थित पौधे की और उसके आवास की जानकारी को ही, जानकारी के नमूने को बोला जाता है फ्लोरा। याद रखेंगे किसी भी क्षेत्र वगैरह में जो जितने पौधे हैं उनकी जानकारी को फ्लोरा एकत्र करने को फ्लोरा कह देते हैं। अब कुंजी जो होता है, तो कुंजी इस तरह से समझ में नहीं आएगा। कुंजी क्या है, एक सिस्टम है। मान लेते हैं एक बुक है हमारे पास उसमें हमको ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ या ना में। जैसे ऊपर में पूछा कि हम, जैसे हमारे पास कोई नया जीव मिला, जैसे हम कुंजी खोलते हैं पूछता है कि क्या जीव में पंख है, तो हम देखेंगे जीव को पंख तो नहीं है, तो कहेंगे पंख नहीं है। तो जैसे अब कहेगा ठीक है हाँ या ना, तो हाँ बोलेंगे कि हाँ हाँ, तो दूसरा रास्ता देने ले जाएगा। और बोलेंगे है मैंने नहीं है, तो कहेगा दूसरा रास्ता देने चलिए। अब दूसरा रास्ता में जाएंगे तो फिर पूछेगा कि इसको त्वचा पे नमी है कि नहीं, तब देखेंगे इस पर त्वचा पे नमी है कि नहीं, तो बोलेंगे नमी नहीं है, तो फिर एक अलग कॉलम खुल जाएगा। यानी कि कोई भी जीव अगर हमको किसी के बारे में पूछा जाता है, तो कोई जीव को अगर लेके चल रहे हैं तो उसमें दो ही लाइन में जवाब देना पड़ता है, हाँ या ना। अब उससे क्या होता है कि उस जीव में हाँ या ना करते करते हम उस जीव में ज़्यादा मैंने वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वो जो जीव किससे संबंधित है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पर दिया गया है, कोई अगर पत्ती हमें मिलता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्ती चिकना है कि नहीं है, कैसा दांत वाला है। अब जो भी हम चूज करेंगे, अगर चिकना बोले तो इसके आगे बोला जाएगा, आगे भेजेगा, बोलेगा चिके उसमें है तो उसमें सिरा कैसा है, ठीक है वो है। फिर आगे है, जैसे यहाँ पर दिया है दूसरा एग्जाम्पल है कि यहाँ देख इसमें देख सकते हैं, कह रहा है कि वो कोई आदमी को क्या मिला, किट मिला। अब गया वो क्या है किताब खोलता है अपना, तो उसमें लिखा है पहले दो ऑप्शन इसके पास है, पंख है या पंख नहीं है, ठीक है। तो ये अगर पंख है तो इसमें दोनों में कहता है, अगर नहीं है तो क्या है, दो पर जाए, यानी कि सिंपल है तो ऑप्शन दो रहेगा। अगर हाँ तो कहाँ जाए, पक्षी पे। तो सिंपल है, पंख है तो पक्षी होगा। तो जैसे हाँ बोलेंगे तो पंक्षी वाला ग्रुप पे चल जाएंगे। अब उसके आगे कुछ और ऑप्शन होगा वही हमारा है कि अगर नहीं है तो दो पर जाए।
तो 2 पर जाएंगे तो 2 पे लिखा गया, अच्छा ठीक है, तो पंछी नहीं है तो बताइए कि शरीर पे बाल है? तो यहाँ भी 2 ऑप्शन है, अगर हाँ तो आगे की ओर जाए, अगर यहाँ पर है 2 पर जाए, अगर है तो ड्रूपी पर क्या लिखा है, तो बताइए कि जल और स्थल दोनों में रहता है, अगर है तो बोल कहाँ जाएंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा कि हाँ ये वस्तु क्या है, उभयचर है। यानी कि एक जो चीज मिला है उसमें हम यही देखेंगे, यहाँ कीट मिला था तो इसमें पंख नहीं था तो पंख वाला नहीं चुने, तो हम किस पे गए, पंख नहीं है तो 2 पर है, तो 2 पर लिखा था शरीर पे बाल है कि नहीं, तो हम लिखे कि शरीर पे बाल है, तो किस में चला जाएगा कि सारे स्तनधारी के शरीर पे बाल होता है, तो वहां पर गए तो वहां पर बोला गया कि अब आगे बताइए कि उसमें जल और स्थल दोनों पर रहता है, तो कहेंगे हाँ, तो जल और स्थल दोनों रहता है तो क्या हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं उभयचर। तो कह सकते कुंजी एक किताब होता है जिसमें हम किसी नमूने को जानने के लिए केवल 2 ही ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, हाँ या नहीं, और उसी आधार पर उसके नमूने के जो भी गुण होते हैं, गुण के आधार पर हम हाँ ना जवाब देते देते क्या होता है, उसके एक लक्षण तक पहुंच जाते हैं जहां से हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार का जीव है। तो कुंजी यही होता है, फ्लोरा में याद रखेंगे, फ्लोरा में पूछा जाता है। तो फ्लोरा जो है यही कहेंगे कि क्या है, एक नॉर्मल हमारा फ्लोरा का डिफिनेशन यही हो जाएगा कि किसी भी विशेष स्थान पर उपस्थित सभी प्रकार के वनस्पति और पौधे के बारे में जानकारी और उसके आवास के बारे में जानकारी को एकत्रित करने के नमूने को ही बोला जाता है फ्लोरा। ठीक है, अब इसके इतना याद रखेंगे, हमारा पहला चैप्टर का सिलेबस इतना ही था, कुछ शॉर्ट में है, ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में इसको बनाया जा सके। इसके बाद हम लोग जैसे 2 दिन संडे तक क्या है, इसका सेकेंड चैप्टर आएगा। हाँ, अगर आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री है आपका तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।